हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन आपका जो ज्योग्राफी बुक है उसका 5th चैप्टर इंडिया का ही एक पार्ट है नेचुरल वेजिटेशन। और इस साल आपका पूरा बुक आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। पूरा 6 का 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा बुक आपको पढ़ना है। तो हमने हमारे चैनल पर ज्योग्राफी जो 6 चैप्टर है उसका लगभग 80% पूरा बुक का 80% वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वीडियो के फॉर्म में, जो आप हमारे चैनल पर आपको इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। पूरा बुक का 80% सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उन सब के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं बंगाल बोर्ड के, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? देखिए, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, नेचुरल और वेजिटेशन। नेचुरल मतलब कुदरती और वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन उसको बोलते हैं जैसे कि एक बड़े एरिया में अगर कुछ पौधे लगे हुए हैं, पौधे वो ऐसे ही नहीं लगे, पौधे वो नेचुरल तरीके से लगे हुए, कोई इंसान जाकर उसमें नहीं कोई इंटरफेयर करता है। जैसे कि एक बड़े एरिया में अगर पेड़ पौधा अगर बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन वो कैसे पेड़ पौधे हैं? नेचुरल पेड़ पौधे, मतलब उसमें इंसान का कोई दखल नहीं है। इंसान ने वहां जाकर पानी नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ पौधों को ग्रो होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? पानी, सनलाइट, सॉइल, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी चीज इंसान ने जाकर उन पेड़ पौधों को नहीं दिया। इंसान ने जाकर उन पौधों को पानी नहीं दिया, इंसान ने जाकर उसे मिट्टी नहीं दिया, या फिर सनलाइट नहीं उसे प्रोवाइड किया। वो सब कैसे पेड़ पौधे हैं? नेचुरल पेड़ पौधे हैं। मतलब वो सारे के सारे पौधे नेचुरली उगे हैं, नेचुरली वो सारे के सारे पेड़ पौधे ग्रो किए हैं। ऐसे पेड़ पौधों को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। एक पौधा वो होता है जिसको आप बाजार से खरीद कर लाते हो, अपने घर में उसे पानी देते हो, सॉइल देते हो, सनलाइट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो वो पौधा बड़ा होता है, लेकिन उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली नहीं ग्रो कर रहा है। उसका ग्रो होना ना होना वो हम पे डिपेंड करता है ना। अगर हम उसको ठीक से अगर पानी नहीं दे, या अगर हम उसे ठीक से सनलाइट ना दे, हम उसे घर के अंदर बंद रखे, तो वो पौधा क्या होगा? मुरझा जाएगा। मतलब नेचुरल वेजिटेशन उसको बोलते हैं जो एक बड़े एरिया में फैला हुआ हो, बड़े एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे हो और वो नेचुरली ग्रो कर रहे हो। मतलब वहां उस पेड़ पौधा का जो बड़ा होना, वो पेड़ पौधा किस तरह का पौधा होगा, वो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? नेचर पे डिपेंड करता है कि हाँ, वहां का पेड़ पौधा का सारा डिपेंडेंस कि वो किस तरह का पौधा होगा। जैसे राजस्थान में होता है कैक्टस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब में चल जाओ तो आपको आम का, केला का, इन सब का पेड़ आपको मिल जाएगा। अंगूर का, इन सब का आपको पेड़ मिल जाएगा। अंगूर का पेड़ थोड़ा सा रेगिस्तानी इलाका में भी मिलता है, ठीक है। और जिस तरह का वहां का नेचर होगा, जैसे मैं अगर कहूं कि बर्फीला इलाका में कैक्टस उग सकता है क्या? बर्फीला इलाका जहां पे सिर्फ जैसे कि कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, उन सब के इलाके में कैक्टस उग सकता है क्या? कैक्टस नहीं उग सकता। बबूल नहीं उग सकता। बबूल और कैक्टस कहाँ उगेगा? राजस्थान में उगेगा। तो उस हिसाब से वहां का पेड़ पौधा कैसा होगा उसका डिपेंडेंस करता है किस पे? क्लाइमेट पे, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन उसको बोलते हैं जो नेचुरली उगे, उसमें इंसान का कोई इंटरफेरेंस ना हो, इंसान का उसमें कोई काम ही ना हो, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधों को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो आई होप आपको नेचुरल वेजिटेशन क्लियर हो गया होगा। और इंडिया में लगभग 20 to 55%, ठीक है, 20 to 55% जो लैंड है वो नेचुरल वेजिटेशन ही कवर कर लेता है, ठीक है। इंडिया का जो जितना भी लैंड है उसमें 20 to 55% लैंड क्या है? नेचुरल वेजिटेशन का लैंड है। मतलब वो ऐसे एरिया है जहां पर पेड़ पौधे नेचुरली उग गए हैं, उसमें इंसान का कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी दखल अंदाजी उसमें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन का कितना टाइप्स होता है। तो टाइप्स बताने से पहले एक चीज आप ध्यान में हमेशा जहन में रख लीजिए कि जिस इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिटी का कंट्री है। इतना ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में देखा जाता है, हर चीज में डाइवर्सिटी। क्लाइमेट में डाइवर्सिटी, फिजियोग्राफिक में डाइवर्सिटी, कल्चर में डाइवर्सिटी, ठीक है, हर चीज में डाइवर्सिटी देखा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। उसी तरह से नेचुरल वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी देखा जाता है। क्लाइमेट का अगर हम बात करें, जैसे मैंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ाया था, आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। मैंने वहां पे बताया था कि क्लाइमेट का इतना ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में देखा जाता है। आप कश्मीर और सिक्किम में चल जाइए, बर्फीला पहाड़। राजस्थान में चल जाइए, रेत ही रेत, रेगिस्तान, वहां पे ठंड का नामो निशान नहीं है। रात में बहुत ज्यादा ठंड लगेगा, लेकिन दिन में तो गर्मी ही लगेगा।
आप कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर इन सब एरिया में चल जाइए तो क्या है, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, मुंबई इन सब एरिया में चल जाइए, कोस्टल एरिया में, तो वहां पे क्या है, मैरी टाइम क्लाइमेट है। ठीक है, तो क्लाइमेट का इतना जो डिफरेंस देखा जाता है, तो क्लाइमेट सीधा असर किस पे करता है, नेचुरल वेजिटेशन पे असर करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का दो चीज होता है, एक होता है रेनफॉल और दूसरा चीज होता है टेम्परेचर। रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों असर किस पे करता है, नेचुरल वेजिटेशन पर। जहां का रेनफॉल और टेम्परेचर जैसा होगा वहां पे उस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन उगेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो हो गया क्लाइमेट, और क्लाइमेट में दो चीज आता है, रेनफॉल और टेम्परेचर, और दूसरा चीज है वहां का क्या, फिजिकल एनवायरनमेंट वहां का कैसा है। ठीक है, इन दो चीज पर वहां का नेचुरल वेजिटेशन दिखता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि राजस्थान में किस तरह का पौधा उगेगा, तो कोई भी आराम से बोल देगा कि हाँ सर, राजस्थान में कैक्टस, बबूल या कांटेदार झाड़ियां जो होती है जिसमें बेसिकली फल वगैरह होते नहीं है, ठीक है, ऐसे पौधे वहां पे उगते हैं। ठीक है, बर्फीला इलाका में मोजेस और लीचेंस उगेंगे। ठीक है, आप नॉर्मल एरिया जैसे कि प्लेनी एरिया में चल जाओ, जैसे कि कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, वहां पे जैसे कि आम, केला, अंगूर, ये सारी चीजें, तरबूज वगैरह ये सब चीजें उगेंगी। ठीक है, ऑरेंजेस वगैरह, ऑरेंजेस ज्यादातर नागपुर में उगती है। ठीक है, तो किस तरह का पौधा कहां पर उगेगा उसका डिपेंड किस पे करता है, वहां का नेचर पे, वहां का क्लाइमेट में, वहां का फिजिकल एनवायरमेंट में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि किस जगह का नेचुरल वेजिटेशन किस तरह का होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, वहां का क्लाइमेट, और दूसरा है वहां का रिलीफ, कि वहां का रिलीफ फीचर कैसा है। जैसे कि मैं बोलूं कि चाय का जो पौधा होता है, चाय का पौधा कभी भी जमीन में नहीं उग सकता है, जमीन मतलब निचला प्लेनी एरिया में नहीं उग सकता है। चाय के उगने के लिए थोड़ा सा हिली एरिया चाहिए, थोड़ा सा स्लोपी एरिया चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा एरिया चाहिए, वहां पे उगता है क्या, चाय का पत्ती, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका में उगता है, ज्यादा ऊंचा नहीं, थोड़ा सा ऊंचा, पर वहां पे चाहिए हाई, उसमें हाई एरिया चाहिए चाय के पौधे के लिए। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन का डिपेंडेंस दो चीज पे होता है, क्लाइमेट, रिलीफ और अदर फिजिकल एनवायरनमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसी के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन को 5 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पांच हिस्सों में बांटा गया है नेचुरल वेजिटेशन को। मैं नाम लिख देता हूं, नाम आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस का भी दो टाइप होता है, एक होता है ड्राई और दूसरा होता है वेट। ठीक है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और एक होता है वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तीसरा में जो है वो है डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, सेमी और डेजर्ट, या यूं कह लें कि डेजर्ट और सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, चौथा में है लिटोरल फॉरेस्ट। लिटोरल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, पांचवा जो है वो है माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये 5 टाइप का होता है नेचुरल वेजिटेशन। अब ये होता है कि नेचुरल वेजिटेशन इतना तो है, 5 टाइप का है भाई, ठीक है, लेकिन आपको तो एग्जाम में पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम में क्या है, लिखना है। पढ़ाई तो आपको करनी है एग्जाम से पहले, लेकिन एग्जाम में क्या आता है, पढ़ाई काम नहीं आता है, लिखना काम आता है। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे, तो लिखना आप पॉइंट में याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने क्या बताया कि नेचुरल वेजिटेशन किस जगह पे किस तरह का उगेगा। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, वहां का क्लाइमेट, और दूसरा है वहां का रिलीफ पे। ठीक है, तो क्लाइमेट में अब 2 चीज आता है, रेनफॉल और टेम्परेचर। तो अगर आपको हर किसी के बारे में अगर लिखना है ना, एग्जाम में अगर लिखना है, तो आप पॉइंट्स को याद कर लो, पॉइंट्स को। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो उसका कुछ पॉइंट्स है, आपको हर एक चीज का ना अगर वो 5 पॉइंट अगर आप बता देते हो तो आपका आंसर कंप्लीट है। पहला क्या है, पहला है उसका क्लाइमेट।
पहला क्या है? क्लाइमेट। हर एक का मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक का नहीं, सबका, मतलब इंडिविजुअली सबका, ठीक है। पहला है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में दो चीज आता है, क्या आता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो होगा ना वहां का पेड़ पौधा का। जैसे कि अगर मैं बोलूं राजस्थान में किस तरह का पेड़ पौधा उगता है भाई, तो राजस्थान में कांटेदार झाड़ियां उगती है। ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जिनको पानी की जरूरत नहीं होती है या कम से कम जरूरत होती है, तो ये उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा क्या आ जाएगा कि वहां पे पेड़ जो उगते हैं उनके नाम क्या है, ठीक है, नाम, ट्रीज। चौथा जो होगा एरिया। एरिया क्या होगा वहां का, कि कौन से इलाके में, हिंदुस्तान के कौन से इलाके में इस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, इस टाइप का पेड़ पौधा, इस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन वहां पर उगता है। तो ये है वो 5 पैरामीटर्स जिनकी बुनियाद पर मैं आपको एक एक करके सबको मैं डिफाइन करके बताऊंगा। 5 पैरामीटर्स क्या क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रीज और एरिया, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। पहला आते हैं हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है वो चाहिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब यहां पे मैं बता दूं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते किसको है, ठीक है। ये मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। मतलब होता कहां पे, बेसिकली आप इसको समझ लीजिए, ये अर्थ है, बीच में 0 डिग्री जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसके नॉर्थ साइड में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। साउथ साइड में जैसे ये क्या हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हुआ ना, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। साउथ वाला को क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 जो लैटिट्यूड है, 23.5, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ऊपर वाला को। और नीचे वाला जो यहाँ पे ये वाला लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ट्रॉपिकल एरिया हो गया। और यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, इसी को तो बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, जो साल भर जिनकी पत्तियां हरी रहे, मतलब उसका ना तो कभी पत्ता झड़ता है, मतलब वो पतझड़ वाला पत्ता नहीं होता है। उसका जो पेड़ होता है, उसका पत्ता जो होता है वो पतझड़ वाला पेड़ नहीं होता है कि एक सीजन आया जिसमें पत्ता झड़ गया फिर वो मुरझा गया, नहीं। एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, जिसमें साल भर हरियाली रहती है, ठीक है। एवरग्रीन इसको बोलते हैं, साल भर हरियाली रहेगी। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, ट्रॉपिकल मतलब क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में हो रहा है इसीलिए, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब तो जंगल होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का थीम समझ में आया। टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल कितना चाहिए? अब देखिए रेनफॉल क्या यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में है ना। ट्रॉपिकल एरिया में क्या है, क्योंकि इक्वेटर से बहुत ज्यादा करीब है, तो हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा और रेनफॉल भी ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल यही होता है। कितना होता है? 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर बारिश होती है ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं सिर्फ बोलता हूं, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, बाकी आपके बुक में तो सारा आंसर मौजूद है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो फॉरेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा घना होता है, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है कि आप अगर सामने वाला को, मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो थोड़ा सा दूर में है, आप उससे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। इतना ज्यादा घना होता है कि सूरज का रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है। इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी मतलब ये पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा, ये इतना ज्यादा घना होता है, इतना ज्यादा घना होता है कि यही सारा जगह घेर के रख लेता है, ठीक है। सूरज का रोशनी आने ही नहीं देता। अभी मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 पेड़ बनाए हैं, वहां तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा पेड़ होता है और कैनोपी इतना ज्यादा, मतलब पेड़ का जो डाली है, ऊपर में डाली जो है ना पेड़ का, वो उतना ज्यादा घना रहता है इसका पेड़ कि सूरज का रोशनी जमीन तक पहुंचने ही नहीं देता है। इसीलिए यहाँ का जो जमीन होता है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये जो जमीन, लैंड एरिया जो होता है, ये साल भर भीगा हुआ रहता है, साल भर भीगा हुआ रहता है। और इन सारे जंगलों में बहुत तरह के जानवर और पेड़
रहते हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में तो जानवर रहेंगे ही, जंगली जानवर तो रहेंगे, तो बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पेसिस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक खासियत इसका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। क्या क्या होता है, पेड़ का हाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लॉन्ग ट्रीज होते हैं, बहुत ज्यादा डेंस होता है और सूरज का रोशनी उस पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनको आप याद रख सकते हैं। और जो ग्राउंड होता है वो साल भर भीगा हुआ रहता है, द ग्राउंड रिमेन्स वेट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है, घना जंगलात है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ट्रीज में। इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट ट्रीज में आप लिख सकते हो, नाम लिख लिया, रोजवुड, रोजवुड, आयरनवुड, ठीक है, टेल्सर, चंपा एंड मैंगो, ठीक है, मैंगो भी आप दे सकते हो। ओके, तो ये सारा इंपॉर्टेंट ट्रीज का नाम है। आपके बुक में और भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ का नाम हो सकता है, तो आप 4-5 पेड़ का आप नाम दे सकते हो। ओके, एरिया में आ जाते हैं। एरिया क्या होगा, एरिया तो सबसे बड़ा एरिया तो इसका है विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब ये विंडवर्ड में क्यों बोल रहा हूं, विंडवर्ड और लीवर्ड क्या होता है, एक होता है लीवर्ड, आपने नाम जरूर सुना होगा लीवर्ड, एक होता है लीवर्ड और एक होता है विंडवर्ड, ठीक है। विंडवर्ड इसको बोलते हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं एक पहाड़ का एक नक्शा बनाऊं, ठीक है, मान लीजिए पहाड़ के इस साइड में ज्यादा बारिश हो रही है तो इसको बोलते हैं विंडवर्ड, और इसी का ऑपोजिट साइड में जहां पर बारिश नहीं हो रही है इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। इसको रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। मैंने बहुत बार आपको समझाया, अभी मेरी पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जहां पर बारिश हो रही है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जहां पर बारिश नहीं होती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो चूंकि यहाँ पे 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, जो कि सारे फॉरेस्ट से सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, इसीलिए ये साल भर एवरग्रीन रहता है, सदाबहार रहता है, ठीक है। तो विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। और कहां होता है, और ये होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी तो सबसे ज्यादा बारिश होती है, नहीं होती है। मेघालय का चिरापुंजी में, मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है ना वो। और क्या, और कहां होता है, वेस्ट बंगाल में होता है और उड़ीसा में होता है, ठीक है। आई होप ये जो मैंने 5 पैरामीटर्स आपको बताए हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो अब हम लोग आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लियर हुआ, अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठीक है, जो कि हमारा नंबर 2 है। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का 2 टाइप होता है, ड्राई और वेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। पहले हम लोग आ जाते हैं वेट से, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, वेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए वेट में, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का मैं बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर कितना चाहिए 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितना चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, वेट डेसिडुअस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो एक बात समझ लिए, डेसिडुअस बोलते किसको है पहले उसको समझ लेते हैं। डेसिडुअस उसको बोलते हैं जो एक खास सीजन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन में अपना पत्ता को झड़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये पतझड़ वाले पेड़ होते हैं, ठीक है, जब पतझड़ का मौसम आता है, ड्राई सीजन जब आता है, ठीक है, तब उसमें ये अपना पत्ता झड़ना शुरू कर देता है। और जब आता है मॉनसून का, जब सीजन आता है, जब रेनफॉल का सीजन आता है, तो इसमें फिर से नए पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ड्राई सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं और रेनी सीजन, मॉनसून स्टार्ट होते होते इसमें फिर से नए पत्ते उग जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल वेट का बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गया कि ये ड्राई सीजन में अपना पत्ता झड़ लेता है और रेनी सीजन में फिर से पत्ते वापस आ जाते हैं, ठीक है। और इसके जो पत्ते होते हैं ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं। पत्तों का साइज क्या होता है, चौड़ा पत्ता होता है, बहुत ज्यादा ब्रोडेड लीव्स होते हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब आ जाते हैं ट्रीज में। इंपॉर्टेंट ट्रीज इसका क्या क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट ट्रीज जो होता है वो होता है, पहला तो जैक फ्रूट ले लेते हैं, जैक फ्रूट, महुआ, पलाश,
ठीक है, और बाम्बू, शीशम, टीक, टीक, संदलवुड, ठीक है। संदलवुड का लकड़ी तो खैर बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज हो गए। और फिर क्या आएगा, एरिया। एरिया जो होता है ना, इसका एरिया, वेट डिसिडुअस फॉरेस्ट का जो एरिया होता है, ये हिमालय का लोअर साइड में होता है, मतलब हिमालय का लोअर एरिया में, ये हिमालय पहाड़ है, इसका लोअर एरिया में, फुट हिल्स एरिया में ज्यादातर ये सारा ट्रीज उगता है। तो फुट हिल्स एरिया में कौन कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ठीक है। और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 एरिया से काम हो जाता है हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की, ठीक है। ड्राई डेसिडुअस मैं यहीं पर लिख देता हूं। देखिए, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि ये ड्राई होता है, क्या होता है, ड्राई। ड्राई मतलब सूखा, जिसमें बारिश बहुत ही ज्यादा कम होती है। फिलहाल हम लोग टेम्परेचर की तरफ आते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 23 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा, 23 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ड्राई सीजन में। रेनफॉल कितना होगा, रेनफॉल होगा 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में तो बोल देता हूं ऐसे ही। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका जो, क्योंकि ड्राई सीजन है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मान लो राजस्थान में अगर कोई क्योंकि वहां पे भी ड्राई क्लाइमेट रहता है, तो राजस्थान में अगर कोई पौधा है, ठीक है, तो जाहिर है वहां तो पानी की कमी है। तो कैसा पौधा वहां पर उगना चाहिए, ऐसा पौधा उगेगा जिसको पानी की एकदम कम जरूरत है या जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इस तरह का पौधा उगेगा। तो यहां पे भी वही चीज है कि इसका जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होता है। दूसरा क्या है, हालांकि यहां पे मैं डेजर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेजर्ट से तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, सेमी डेजर्ट है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि इसका जो जड़ होता है, जो रूट्स होता है, वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। लंबा रूट्स क्यों होता है, लंबा रूट्स इसलिए होता है, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग रूट्स होता है। इसकी जरूरत इसलिए होती है ताकि वो एकदम डीप अंडरग्राउंड से भी पानी को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। बहुत डीप होता है इसका जो रूट होता है ना, वो बहुत ज्यादा डीप होता है। डीप होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसको अंडरग्राउंड से एकदम पानी लेना पड़ता है, क्योंकि पानी का जो ग्राउंड वाटर टेबल है, पानी का जो स्तर है, वो एकदम नीचे गिरा हुआ रहता है, क्योंकि वो तो एकदम सूखा एरिया है, एकदम ड्राउट वाला एरिया है। तो वहां पे पानी का जो लेवल होगा वो तो बहुत अंदर में होगा ना, इसीलिए इसको लॉन्ग रूट्स चाहिए पानी को लाने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है ना कि इसका जो पेड़ का जो हाइट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। थॉर्नी बुशेस होती है, मतलब कांटेदार झाड़ियां होती है। और ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट का तरह बहुत ज्यादा घना नहीं होता है, दूर दूर में एक एक पेड़ होता है, बहुत मतलब एकदम घना नहीं होता है। सूरज का रोशनी आराम से जमीन तक पहुंच जाता है, ठीक है, इसलिए तो ये ड्राई है। और क्या है कि थोड़ा दूर दूर में एक एक पेड़ होता है और कांटेदार झाड़ियां होती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ट्रीज में। ट्रीज क्या हो सकता है, सूखा इलाका है, ड्राई एरिया है, तो ट्रीज क्या क्या उगेगा, ट्रीज उगेगा बबूल, बबूल उग सकता है, कैक्टस उग सकता है ना, कैक्टस, कीकर उग सकता है, कीकर, KIKR, ठीक है, कीकर, ये सारा पेड़ उग सकता है। और एरिया, एरिया कहां होगा, एरिया होगा वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान एरिया हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 3, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, ठीक है। डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एक ही है, मतलब डेजर्ट टाइप का फॉरेस्ट बेसिकली इसमें बात किया जाएगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि दिन के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम में बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो फिलहाल टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दिन का टाइम का 38 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हम लोग कंसिडर कर देते हैं टेम्परेचर डे टाइम का। रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो होता है लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। डेजर्ट एरिया तो ड्राउटी एरिया, वहां पे ड्राउट बहुत ज्यादा आता है, पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है, तो रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। देखिए डेजर्ट टाइप का फॉरेस्ट है, तो यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। पहला तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ का पौधा को पानी का जरूरत है नहीं, लॉन्ग रूट्स होते हैं, क्योंकि पानी को जड़ से टानना है, जड़ बहुत ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि पानी को डीप अंडरग्राउंड से टानना है, ठीक है।
कांटेदार झाड़ियां होती है, जैसे कि बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब पेड़ का नाम भी आप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं एरिया में। एरिया कहाँ होता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, इंडिया का पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड का नहीं पढ़ रहे हैं, इंडिया का पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का डेजर्ट कहाँ पे है सबसे ज्यादा, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का बाद क्या है, गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक है, सबसे ऊपर में क्या है, पंजाब है। यहाँ पंजाब, राजस्थान, फिर गुजरात, उसके बाद कर्नाटका। तो इन्हीं 4 स्टेट में बेसिकली डेजर्ट टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग लिटोरल और मैंग्रोव फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं किसको है, पहले इसको समझ लिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ नेचुरल वेजिटेशन ऐसे होते हैं जो आधे या आधे से ज्यादा, जो उनके जो पेड़ के जो हाइट होते हैं, आधे या आधे से ज्यादा पेड़ पानी में डूबे हुए रहते हैं, मतलब दलदली इलाके में डूबे हुए रहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है उसका एक और नाम है स्वैम्प फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक है, स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। ठीक है, दलदली जमीन में भी ये सारे पेड़ उगते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नेचुरल वेजिटेशन ऐसे होते हैं जिनका पेड़ आधा या आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ रहता है। आधे से ज्यादा कब डूबता है, जब हाई टाइड आती है। ठीक है, हाई टाइड, टाइड मैंने पढ़ाया था आपको एक बार। तो हाई टाइड जब आता है तो आधे से ज्यादा पेड़ पानी में डूबा हुआ रहता है। जब लो टाइड आता है तो आधे से थोड़ा सा कम पानी में डूबा हुआ रहता है पेड़। बेसिकली ये सारे जो पेड़ होते हैं, ये सारे जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, ये सारे के सारे कोस्टल एरिया में उगते हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया, जैसे यहाँ पे हो गया वेस्ट कोस्ट, ठीक है, ईस्ट कोस्ट, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, इन सब एरिया में होता है। और जो एक फेमस जो एक मैंग्रोव उगता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो एक फेमस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो होता है डेल्टाइक रीजन में होता है। डेल्टा एरिया में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पनपता है। ठीक है, डेल्टाइक रीजन में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट उगता है, फैलता है। तो एक फेमस मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो है सुंदरबन के एरिया में। यहाँ पे सुंदरबन का एरिया है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है और दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन वहां पे जगह का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर सुंदरी का पेड़ ज्यादा है। ठीक है, सुंदरी का पेड़ ज्यादा है वहां पर, इसलिए उसका नाम दिया गया है सुंदरबन। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ उगता है, कोस्टल एरिया में उगता है। ठीक है, समुद्र से करीब वाले एरिया में, इसीलिए वहां का पेड़ पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है। और फेमस जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ है, सुंदरबन में। क्यों है, क्योंकि वहां पर सुंदरी का पेड़ ज्यादा है, इसलिए उसको सुंदरबन का जंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल आप, क्योंकि ये तो पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो यहाँ पे रेनफॉल आप अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी चलता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे रेनफॉल आप 100 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। 100 सेंटीमीटर का करीब यहाँ पे रेनफॉल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरा तरह से पानी में डूबा हुआ रहता है, आधा से ज्यादा, मतलब पानी में डूबा हुआ रहता है और ये कोस्टल एरिया में पाया जाता है। और एक खास बात, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये साहिल के एरिया में, मतलब इसका आधा से ज्यादा पेड़ या आधा पेड़ पानी में डूबा हुआ रहता है, तो इसका जो बीज होता है यानी सीड, पेड़ को उगाने के लिए बीज चाहिए ना, सीड, तो वो कैसे उसमें ये किया जाता है, उसमें डाला जाता है जमीन में, क्योंकि वो तो इंसान तो उसमें जा नहीं सकता है। ठीक है, तो उसका जो बीज होता है ना वो नोकीला होता है। कैसा बीज होता है, नोकीला, पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड होने की वजह से क्या होता है, उसका बीज जैसे ही पानी में गिरता है, मतलब पानी में गिरता है, तो वो लैंड में जाकर वो क्या बोलते हैं उसको, चीरता हुआ, जमीन को चीरता हुआ डायरेक्ट जाकर वो ऑटोमेटिकली वो बीज बो जाता है जमीन के अंदर और फिर पेड़ उग जाता है। ठीक है, और यहां पर ऐसे पेड़ उगते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में ऐसे पेड़ उगते हैं जो नमक को झेल सकते हैं, मतलब नमक को बर्दाश्त करने की सलाहियत इन पेड़ों में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि समंदर का पानी खारा है। अब खारा पानी हर पेड़ नहीं झेल सकता है, लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो पेड़ उगते हैं वो खारेपन यानी नमक को झेल सकते हैं। ये ऐसे पेड़ होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ट्रीज का नाम आप सुंदरी दे सकते हो, सुंदरी, इसीलिए तो उसका नाम सुंदरबन का डेल्टा होता है। ठीक है, सुंदरी, और कीकर आप दे सकते हो, कीकर। ठीक है, तो ये सब पेड़ का नाम आप दे सकते हो। एरिया में सबसे मेन बात जो मैंने बताया आपको अभी तक, जिससे आपका आंसर आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस एरिया में ये उगता है, तो ये देखिए, ये साउदर्न पार्ट है। यहां पर कौन कौन सी नदियां होती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4
नदी का साहिली इलाका में उगता है, ठीक है, कोस्टल एरिया में उगता है। इन 4 नदी का कोस्टल एरिया में उगता है और आप सुंदरबन का एरिया आप लिख सकते हो, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये लिटोरल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे आखिरी माउंटेन फॉरेस्ट में। माउंटेन फॉरेस्ट जो होता है ना, माउंटेन का मतलब क्या, पहाड़, मतलब पहाड़ में होने वाले जंगलात, ठीक है, पहाड़ में उगने वाले पेड़ पौधे, पहाड़ों में होने वाले नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो पहाड़ में जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ना, वो कोई एक टाइप का नहीं होता है। आपने एक चीज जरूर पढ़ा होगा, मैंने बहुत पहले भी पढ़ा है, तो आपने भी जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट आपने जरूर पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है नॉर्मल लैप्स रेट में, जैसे जैसे हम लोग हाइट के ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है। पर 1000 मीटर यानी पर 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है। मतलब जितना हम लोग हाइट में जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए पहाड़ के सबसे ऊंची पीक पर आप देखेंगे कि बर्फीला पहाड़ है, मतलब बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि सबसे ऊंचाई पर टेम्परेचर सबसे कम है, इसीलिए बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे कि नॉर्मल लैप्स रेट तो समझ में आ गया, हाँ भाई, जैसे जैसे हाइट बढ़ेंगे उससे उससे टेम्परेचर हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि माउंटेन फॉरेस्ट में कोई एक टाइप का फॉरेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे बहुत टाइप का फॉरेस्ट होता है। जैसे कि अगर हम फुट हिल्स का अगर बात करें, यानी एकदम निचला हिस्सा का, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा और बारिश भी होगी। टेम्परेचर है तो बारिश भी तो होगी। तो यहां पर पनपता है एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट। कैसा, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और कहीं कहीं पे डेसिडुअस भी होता है, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। ये कितना से 0 से 1500 मीटर तक, 0 से 1500 मीटर तक। अब 1500 से 3000 मीटर तक क्या होता है, 1500 से 3000 मीटर, तो यहां पे होता है कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज, क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा और कम हो जाएगा टेम्परेचर। और टेम्परेचर चूंकि कम हो जाएगा तो रेनफॉल में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। और अगर टेम्परेचर और रेनफॉल कम हो जाएगा, रिलीफ में भी तो बदलाव आ रहा है ना। रिलीफ यहाँ पर क्या था, कम ऊंचा था, और यहाँ पे ज्यादा ऊंचा है। तो शुरू में मैंने बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन 2 चीज पर डिपेंड करता है, पहला क्लाइमेट और दूसरा रिलीफ, और बाकी अदर फिजिकल एनवायरमेंट है। तो क्लाइमेट यहाँ पे चेंज हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, रेनफॉल में भी बदलाव आएगा और रिलीफ भी बढ़ रहा है, ऊंचा हो रहा है। पहाड़ क्या है, जमीन से और ऊंचा हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने कितना बताया मैंने, 0 से 1500 मीटर, और यहाँ पे 1500 से 3000 मीटर। तो सब चीज में चेंजेस आएगा, तो पेड़ पौधा में भी तो चेंजेस आएगा, नेचुरल वेजिटेशन में भी तो चेंजेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होता है, कोनिफर ट्रीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा बर्फीला, कितना, 3000 से 4500 मीटर, ठीक है। या स्नो फील्ड का तरफ हम लोग चल जाते हैं, जहां पर एकदम बर्फ ही बर्फ हो। तो बर्फ ही बर्फ अगर कहीं पर रहेगा तो वहां पे किस टाइप का पौधा उगेगा, मोजेस, लीचेंस, ये सारे पौधे उगेंगे। अब आप सोचे हुए कि सर यहाँ पे डेजर्ट नहीं है, तो डेजर्ट कैसे आएगा यहाँ पे, डेजर्ट का कोई रास्ता है, कोई उम्मीद है यहाँ पे, डेजर्ट हो ही नहीं सकता है, मैंग्रोव हो ही नहीं सकता है। पानी होगा यहाँ पे, पानी में डूबा हुआ ऐसा कोई जंगल यहाँ पे मिलेगा पहाड़ों के ऊपर, नहीं मिल सकता है। तो मैंग्रोव होगा नहीं, डेजर्ट होगा नहीं, सेमी डेजर्ट होगा नहीं, एवरग्रीन होगा और डेसिडुअस होगा और कोनिफर होगा, ठीक है। तो इन सब का आपको ख्याल रखते हुए माउंटेन फॉरेस्ट को आपको पढ़ना है, समझना है, लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यूजेस ऑफ फॉरेस्ट में, ठीक है, कि फॉरेस्ट का क्या क्या यूजेस है। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन काफी इजी होता है, लोग लिख लेता है, फिर भी मैं इसको बता देना जरूरी समझता हूं, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए। पहला जो यूज है, बोल रहा है फॉरेस्ट आर द हाउस ऑफ न्यूमेरस स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे स्पेसीज का क्या है, घर है। फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे स्पेसीज का घर है। वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहेंगे, आपके घर में तो रहेंगे नहीं, वो तो जंगल में ही रहेंगे, ठीक है। सो फॉरेस्ट आर द हाउस ऑफ न्यूमेरस स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट भी रहते हैं जंगलों में, बहुत तरह के पेड़ और पौधे भी होते हैं, और जंगली जानवर भी जंगलों में रहते हैं। तो वो तो जंगल क्या हो गया, बहुत सारे स्पेसीज का घर भी हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है,
द ट्रीज हैव डिफरेंट यूजेस। हर ट्रीज हर काम में नहीं आता, अलग अलग ट्रीज अलग अलग काम में आते हैं, ठीक है। द ट्रीज हैव डिफरेंट यूजेस। एग्जाम्पल, हार्डवुड ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेस। एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की लकड़ियों को किस काम में यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्शन काम में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन काम में। क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो ट्री होता है, तो यहां बोल रहा है डेसिडुअस ट्रीज लाइक टीक, साल आर यूज्ड फॉर फर्नीचर मेकिंग। डेसिडुअस में जो पेड़ उगते हैं उनका लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कोनिफेरस ट्रीज जो होता है आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, मैच स्टिक, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। क्यूनिफेरस के बारे में मैंने बताया था माउंटेन फॉरेस्ट में, ठीक है। क्यूनिफेरस ट्रीज में जो पेड़ उगते हैं उनकी लकड़ियां किस काम में आती हैं? पेपर बनाने में, ठीक है, पेपर जिसमें आप लिखते हो, मैच स्टिक एंड कार्डबोर्ड बनाने में यूज होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इट्स नीड में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि पेड़ों का सही यूटिलाइजेशन करना, मतलब जंगलात का सही इस्तेमाल करना बिना उसको बहुत ज्यादा नुकसान किए। वहां पे रहने वाले जानवरों का भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करना है, पेड़ों का भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है। मतलब इस्तेमाल कुछ इस तरह से करना है कि नुकसान ज्यादा ना हो और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब ही होता है बचा कर रखना, मतलब थोड़ा सा समझदारी से उस चीज का यूज करना, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इट्स नीड तो हमारा सबसे बड़ा है, कंजर्वेशन करने का तो हमारा सबसे बड़ा नीड यही है कि नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम उसको इसी तरह से अगर बर्बाद करते रहेंगे, उसे बचा कर नहीं रखेंगे या उसका समझदारी से अगर हम यूज नहीं करते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आएंगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इट्स नीड को पहले समझ लेते हैं, क्यों हमें ये जरूरी है, इसे हमें बचा कर रखना आखिर जरूरी क्यों है, हम लोग क्यों बचा कर रखते हैं? तो सबसे बड़ा कारण ये है टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। देखिए, पेड़ जब ज्यादा रहेंगे, ठीक है, तो वो जड़ को उसका पेड़ का जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के है। अगर बारिश होगी भी तो मिट्टी बहेगी नहीं, क्यों? क्योंकि जड़ उसको क्या करके होल्ड करके पकड़ के है। तो रिड्यूस सॉइल इरोजन कम करने के लिए, कटने से बचने के लिए। टू कंट्रोल फ्लड एंड ड्राउट्स, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो फ्लड और ड्राउट भी नहीं आएंगे। टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, अगर पेड़ों को आप काटना शुरू करोगे तो डेजर्ट तेजी से फैलता है, ठीक है। रेगिस्तानी इलाका फैलता है सूखापन से, ड्राउट से। और ड्राउट कब आता है? जब पेड़ नहीं होगा, सूखापन होगा तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बढ़ना, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसका भी कारण यही है कि नेचुरल वेजिटेशन ना होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। 5वां नंबर में बोल रहा है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्व न्यूमेरस प्लांट्स। अगर हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को इसी तरह से अगर हम लोग काटते रहेंगे तो वहां के रहने वाले जो प्लांट है, न्यूमेरस स्पेशीज जो है, अलग अलग नस्ल के जो जानवर है, पौधे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? उनका तो खात्मा हो जाएगा, है ना। तो उनको तो कंजर्व करके यानी बचा कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एनिमल स्पेसीज, ठीक है, जानवर और पेड़ जो अलग अलग टाइप के स्पेशीज होते हैं उनको तो बचा कर रखना जरूरी है, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए भी हमको नेचुरल वेजिटेशन का सही यूज करना आना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमको करना जरूरी है, ये तो हमको पता चल गया कि क्यों जरूरी है हमको करना। लेकिन क्यों जरूरी है ये करने से काम नहीं चलेगा, उसको कंजर्वेशन हम किन मेथड्स से कर सकते हैं, मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। तो किन मेथड्स के जरिए हम कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। करना जरूरी है और क्यों जरूरी है वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन कैसे करना है ये इधर है, ठीक है। मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, तो इसको समझ लिए। पहला है रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज आफ्टर डिफॉरेस्टेशन स्पेशली ऑन हिली स्लोप। अगर कभी पेड़ काट दिया जाता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना। अगर पेड़ को काटा जाता है तो जल्द से जल्द नया प्लांट को वहां पर लगाना चाहिए ताकि पेड़ों का नुकसान ना हो, स्पेशली ऑन हिली स्लोप, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, पहला मेथड। दूसरा मेथड बोल रहा है
कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू प्रिजर्व फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्पेशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना बोलते हैं पेड़ पौधों और जानवरों को, ठीक है। एग्जाम्पल जल्दापाड़ा इन वेस्ट बंगाल एंड काजीरंगा इन आसाम। बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट है, बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू प्रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें प्रिजर्व किया जाता है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई आदमी वहां पे शिकार नहीं कर सकता है, कोई आदमी वहां पर मतलब जानवरों का शिकार नहीं कर सकता और पेड़ों की लकड़ियों को नहीं काट सकता, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है, ठीक है, कड़ा एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ। ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं प्रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू प्रिजर्व फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्पेशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। एग्जाम्पल जल्दापाड़ा इन वेस्ट बंगाल एंड काजीरंगा इन असम। नंबर 3, कंट्रोल ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अब ग्रासलैंड एरिया में यानी घास वाले इलाके में जो जानवरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि जाओ तुम चरो, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो तो पेड़ को भी खा जाएगा, घास को नहीं खाएगा ना, घास को तो खाएगा ही, लेकिन छोटे छोटे प्लांट जो अभी उगना शुरू हुए हैं उनको भी खा जाएगा, तो वो तो जन्म लेने से पहले ही वो मर जाएगा वो पेड़ पौधा, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी है, कंट्रोल ग्रेजिंग करना है, ठीक है। ग्रेजिंग को कंट्रोल करना ऑफ एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड सो दैट ग्रोइंग ऑफ स्मॉल एंड यंग प्लांट्स एंड ग्रोथ ऑफ न्यू ग्रास इज नॉट हैम्पर्ड। एग्जाम्पल सीजनल ग्रेजिंग ऑन हिल स्लोप। सीजनल ग्रेजिंग करना चाहिए हिली स्लोप में, क्योंकि वहां पे छोटा छोटा पेड़ को भी जानवर खा लेता है, फिर वो पेड़ बड़ा नहीं हो पाता है, नुकसान होता है, ठीक है। चौथा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विदाउट वेस्टेज। फॉरेस्ट से जो भी हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, चाहे वो दवाई हो, लकड़ी हो, कुछ भी चीज हो, क्योंकि जो पहले जो मिलता है जड़ी बूटी या लकड़ी, उस सब का सही यूज करना, ठीक है, विदाउट वेस्टेज। वेस्टेज ज्यादा नहीं करना है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट 2 टर्म आप समझ लीजिए, ठीक है। लास्ट का ये 2 टर्म है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो टर्म है वो है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। बोल रहा है इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट गुड्स फॉर द नीड ऑफ द लोकल पीपल, ठीक है। आसानी से मैंने समझाया कि सोशल फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं। इसके तहत जो लोकल पीपल जो होते हैं, मतलब वहां के रहने वाले लोग को जो फॉरेस्ट का जो गुड्स है, यानी फॉरेस्ट से हासिल होने वाली जो चीजें होती हैं, वो वहां के लोकल पीपल को दिए जाते हैं, ताकि वो लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स, रोजाना की जो जरूरियात होते हैं उनको वो पूरा कर सके, ठीक है, जंगलों की चीजों से, फॉरेस्ट की चीजों से। उसके बाद क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल फ्यूल, वुड, फॉडर। फ्यूल दिया जाता है, वुड दिया जाता है और फॉडर दिया जाता है, ठीक है। वहां के लोकल पीपल को, लोकल पीपल, दूर दराज के लोगों को नहीं दिया जाता है, लोकल पीपल को दिया जाता है सोशल फॉरेस्ट्री के जरिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द बैरन लैंड नियर अबाउट द विलेजेस। गांव के आसपास में जो बंजर जमीन होती है, जिनमें और खेती नहीं हो सकती है। बैरन लैंड मतलब जिनमें और खेती नहीं हो सकती है, तो खेती नहीं हो सकती तो उसको क्या करते हैं, उसको फॉरेस्ट एरिया में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, नियर अबाउट द विलेज आर कन्वर्टेड टू फॉरेस्ट लैंड। उनको फॉरेस्ट लैंड में बदल दिया जाता है जहां पे और खेती नहीं हो सकती है। आफ्टर ट्रीटिंग द सॉइल, ट्रीटिंग सॉइल को ट्रीट करने के बाद, एंड आर टेकन केयर ऑफ बाय द विलेजर्स, और गांव वाले खुद उस जगह की देखभाल करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं उस जगह का। उसके बाद दे प्लांट ट्रीज ऑफ देयर ओन चॉइस। उसके बाद जब वो मिट्टी चूंकि वहां पे यूज किया जाता है फर्टाइल मिट्टी को, क्योंकि वो जमीन तो पहले बंजर था, उसके बाद वहां पे फर्टाइल मिट्टी को यूज करके उस जगह को फर्टाइल बनाया जाता है। फिर वहां के लोकल पीपल उस जगह में अपना पसंद का पेड़ को उगाते हैं, ताकि वो लोग अपना डेली का जरूरियात को पूरा कर सके, टू मीट, इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली नीड्स, ठीक है। अपना डेली नीड को पूरा करने के लिए अपना हिसाब से वो लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है, कि इस पेड़ को लगाएंगे तो हमारा डेली का जरूरत पूरा हो सकेगा। वहां का लोकल पीपल का बात हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको सोशल फॉरेस्ट्री समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री देखिए, इट इज एन सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम दैट मेंटेन और इंक्रीज टोटल यील्ड बाय कंबाइनिंग फूड क्रॉप विथ ट्री क्रॉप एंड लाइवस्टॉक ऑन द सेम लैंड, ठीक है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। एग्रो फॉरेस्ट्री पहले समझिए। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का मतलब तो फॉरेस्ट होता है, ठीक है।
एग्रीकल्चर में दो चीज आता है। पहला तो आता है एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती बाड़ी आता है एग्रीकल्चर, और दूसरा आता है कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तब भी उसको एग्रो बोलेंगे। अगर आप एक जमीन में अगर कुछ जानवर यानी कुछ गाय कुछ भैंस अगर उसमें पाल रहे हो उस जमीन में, तो भी उसको एग्रीकल्चर ही बोलते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी, आप कुछ उगा रहे हो लाइक चावल या गेहूं, ठीक है। और कैटल रेयरिंग कर रहे हो यानी जानवरों को पाल रहे हो, बकरी हो, भैंस हो या गाय हो या कुछ भी हो, ठीक है, बैल हो, कुछ भी। और एक होता है फॉरेस्ट्री, यानी आप कुछ पेड़ लगा रहे हो, आप कुछ पेड़ लगा रहे हो, ट्री, चूंकि जंगल में तो ट्री होता है, खेत तो होता नहीं है जंगल में, ठीक है। तो अब अगर ये तीनों चीज यानी कि एग्रीकल्चर, जानवरों का पालना और पेड़ उगाना, अगर ये तीनों चीज एक ही जमीन में अगर हो रहा है, मान लीजिए आपका पास एक कट्ठा का एक जमीन है, एक कट्ठा आपके पास जमीन है, आपके गांव में आपके पास एक कट्ठा का ये जमीन है, ये आपका जमीन है, ठीक है। इसमें आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, यानी मान लो आप इसमें धान उगा रहे हो, ठीक है, धान, और इसमें आप जानवर भी पाल रहे हो और इसी में आप पेड़ भी लगा रहे हो, तब उन तीनों को मिलाकर अगर एक सेम पीस ऑफ लैंड में होता है तब उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आइदर अल्टरनेटिवली और द सेम टाइम, अलग अलग या एक ही बार करें। जैसे कि अगर हम एक बार में खेती करें या एक बार में जानवर को पाले या एक बार में पेड़ को उगाए, ठीक है, एक साथ करें या अलग अलग करके करें, बात वही आएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री इसे कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ कलेक्टिव नेम फॉर अ लैंड यूज सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टेड फॉर इकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन भी होता है इसमें, ठीक है। तो आई होप एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो भी नेचुरल वेजिटेशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन में इस बात से ये अंदाजा लग जाए कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैंने हर चैप्टर्स का, इंडिया चैप्टर जो शुरू से लेकर अब तक का इस नेचुरल वेजिटेशन तक, जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद रिवर्स ऑफ इंडिया, मीन्स ऑफ इरिगेशन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया और अभी ये नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, इन सब का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड करके रखा है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।